नमस्कार, मॉर्निंग गुरु देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ में हूं स्मिता रिशाल। अभी कुछ दिन पहले तक गोल्ड निवेश में आपने देखा होगा कि निवेश की काफी ज्यादा धूम थी कि गोल्ड जल्दी जल्दी अपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ले। लेकिन अब गोल्ड में के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला तो यह कि मई 2025 के बाद से इस साल पहली बार ऐसा हुआ है मई 2026 में कि गोल्ड ईटीएफ से 610 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो देखने को मिला। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि दो बड़ी एएमसीज कंपनी, पहला एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जिसने कल गोल्ड ईटीएफ में बड़े निवेश पर रोक की घोषणा की थी, आज जो उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है यानी कि आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड, उसने भी कहा है कि फिलहाल वो भी जो एक मुश्त बड़े निवेश है उस पर रोक लगा रही है। तो इन दोनों ही जो म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने किन शर्तों पर म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश पर रोक लगाई है, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर। और अगर आपने भी यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड ईटीएफ ले रखा है, तो आपको भी क्या करना चाहिए। और अगर गोल्ड में एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी इस तरीके के निवेशक हैं तो उन्हें भी अभी क्या करने की जरूरत है या वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, ये भी जानेंगे। साथ ही गोल्ड में निवेश का अब दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या है, और इन तमाम चीजों की पड़ताल करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के ईडीएन सीबीओ अखिल चतुर्वेदी और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ शो पर। अखिल सर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार देश की दो बड़ी एएमसीज को गोल्ड को लेकर, गोल्ड ईटीएफ को लेकर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? तो स्मिता, थैंक यू शो में इनवाइट करने के लिए। और बिफोर अपने से ये समझे कि एचडीएफसी या आईप्रू ने क्यों ये सीलिंग्स लगाई हैं, आपको एक चीज़ समझना है कि जब से ये वेस्ट एशिया का वॉर शुरू हुआ है, तो इस वॉर के कारण आपने देखा है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट होता है। और ऑयल के बाद में आप जो सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम देखेंगे वो गोल्ड होता है। करीबन 700 टन सोना इंडिया में इंपोर्ट होता है। और इसके कारण ये देखने को मिल रहा था कि हमारा डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था और उसके कारण रुपी डेप्रीशिएट हो रहा था। तो अपने पूरे साल भर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% का रुपी डेप्रीसिएशन देखा गया है। तो कुछ हफ्तों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अनाउंसमेंट किया था कि जितना हो सके आप कार पूलिंग करिए, सोना कम खरीदिए, और ये सारे एक रिक्वेस्ट की गई थी उनके तरफ से भी कि आपको थोड़ा जो आप इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हैं स्पेशली सोने को, तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए उसमें। आई थिंक तो उसी इंटरेस्ट में मेरे ख्याल से काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर लार्ज फ्लोज आते हैं गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ्स में, वहाँ पर थोड़ा सा जो बड़े बाइंग पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो जो ईटीएफ्स में फ्रेश क्रिएशन ऑफ यूनिट्स है 25 करोड़ के ऊपर, आई थिंक वहाँ पर सीलिंग लगाई गई है, जिससे कि आप मतलब कम सोना परचेज करें। और तो अगर आप सोना कम परचेज करेंगे या सीलिंग लगेगी तो ऑब्वियसली जो फंड हाउस है उसको भी उतना सोना कम खरीदना पड़ेगा बैक देने के लिए। सिमिलरली फंड ऑफ फंड्स जो एक्चुअली गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी शायद 10 लाख रुपए का सीलिंग लगाया गया है। तो लार्जली रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी फंड ऑफ फंड खरीद सकते हैं एक्सचेंज पे। जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो आप उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बट फ्रेश क्रिएशन ऑफ यूनिट्स बड़े अमाउंट में, आई थिंक 25 करोड़ एंड अबव पे सीलिंग है, या लार्ज अमाउंट्स पे थोड़ा सा कैप लगाया गया है। सिंबॉलिक है थोड़ा आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि हम सही एसेट्स खरीदें, प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदें, और जितना हो सके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में योगदान करें। स्मिता। बिल्कुल। पंकज जी, अब मुझे आपसे भी, आपका भी व्यू इस पर जानना है कि एचडीएफसी एमएफ हो गया या फिर आईसीआईसी प्रू जैसे बड़े एएमसीज हो गए, इनके जब इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन आते हैं, हालांकि बहुत बड़े टिकट साइज पर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? देखिए स्मिता जी, जो रेस्ट्रिक्शन है वो कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कोई लॉस हो रहा है। ये सिर्फ एक बात, तो जैसा अभी अखिल जी ने बताया कि हम क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए आपको डॉलर में पेमेंट करना होता है, क्योंकि इंडिया में अब गोल्ड की माइनिंग ना के बराबर होती है। तो ऐसे केस में एक तो इकोनॉमी के हिसाब से ये जरूरी था। दूसरी बात ये है
कि ऑपरेशनल रीजन से, क्योंकि यदि आप गोल्ड फंड ऑफ फंड बाय कर रहे हैं तो उसके लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड का जो इन्वेस्ट होगा वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में होगा, और गोल्ड ईटीएफ आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके सामने प्योर गोल्ड बाय करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो लिमिट है ये लगाई गई है। लेकिन एक बात समझने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एज वेल एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, यदि हम ईटीएफ की बात करें तो यहां पर जो लिमिट है वो 25 करोड़ रुपए पर है। यानी कि कम से कम 25 करोड़ का जब आप ईटीएफ बाय करते हैं तो डायरेक्टली आप कंपनी से बाय कर रहे हैं और उस पर आपने रोक लगा दी है। तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करना चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ तो वो जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसा कर सकते हैं, वहां पर कोई रोक नहीं है, तो वो की जा सकती है। अब आते हैं एफओएफ पर। वो सिर्फ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लिमिट लगाई है, और वो भी ये है कि एक कैलेंडर मंथ में 10 लाख रुपए तक का आप गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड बाय कर सकते हैं। तो यहां पर जो लिमिट है वो काफी बड़ी है, यानी कि एक पैन पर एक महीने में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का गोल्ड फंड ऑफ फंड बाय किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादातर निवेशक जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे यदि आपको, पहली बात तो हम बात कर रहे थे, अखिल जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि देश के हित में सोचा जाए तो इस वक्त पर गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्राइस पर वैसे भी आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, काफी भाव ऊपर चले गए हैं, तो ऐसे में आप अपने हित में भी अगर सोचें तो भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो इसके लिए आप वैसे भी नहीं करें, और करना ही है अगर आपको, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए था, आपने मिस कर दिया है, तो गोल्ड ईटीएफ के जरिए और वैसे भी एसआईपी के जरिए तो आप कर ही सकते हैं, छोटा अमाउंट, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है ये, इससे किसी भी निवेशक को घबराने की जरूरत नहीं है। जो लिमिट है वो काफी बड़ी है। पंकज जी, एक चीज जो मैं आपको बीच में रोककर यहाँ पर चाहूंगी कि आप कन्वे करें कि इससे फिर मतलब किसको दूर रखा गया है? जब रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे कोई लेना देना एक तरीके से नहीं है, तो फिर कौन है वो जिसके लिए ये लिमिट लागू की गई है? किस तरीके के निवेशक हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात, हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो 25 करोड़ रुपए का जिनको निवेश करना है एक साथ, वो नहीं कर पाएंगे कम से कम। बाकी जो छोटे निवेशक हैं वो तो सेकेंडरी मार्केट में ईटीएफ में ट्रेड कर ही रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बहुत ही सुपर एचएनआई की बात। अब बात करें अगर हम एफओएफ की, म्यूचुअल फंड के जरिए जब आप निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ये भी बात हो रही है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की। वैसे तो बाकी एएमसी के पास भी गोल्ड फंड ऑफ फंड है, तो यदि निवेशक को करना है वो वहां से भी कर सकते हैं। पर यदि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की, जिन्होंने की फंड ऑफ फंड पर भी लिमिट लगाई है, तो वहां पर भी 10 लाख रुपए एक कैलेंडर मंथ में तो कर ही सकते हैं आप। बहुत बड़ी अमाउंट है 10 लाख रुपए एक कैलेंडर मंथ में, तो इससे छोटा तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए इसका फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ एचएनआई, सुपर एचएनआई पर ही पड़ेगा। अगर वो भी एचडीएफसी से नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना है, देखिए स्मिता जी, जो मैंने कहा उनको भी करना है, तो दूसरी एएमसी के पास तो अभी भी ऑप्शन ओपन है ही है, वो वहां भी कर सकते हैं। बट हम तो बात ये कर रहे हैं कि ये फंड हाउस कह रहे हैं तो आप भी मत कीजिए, साथ दीजिए फंड हाउस का। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है ना कि एचडीएफसी ने कल किया था, आज आईसीआईसीआई प्रो ने किया, हो सकता है 2 दिन की छुट्टी के बाद डीएसपी कहे, खुद मोतीलाल ओसवाल अखिल जी की एएमसी कहने लगे कि हम भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। आगे एक दूसरे को हो सकता है कि एक दूसरे जैसी चीजें करने की कोशिश की जाए एएमसी के द्वारा। खैर, इस पर मैं नहीं अखिल जी से अभी सवाल पूछूंगी, थोड़ा अर्ली हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने एक और पैटर्न जो देखा अखिल जी, वो ये देखा है अभी के समय में कि गोल्ड में एक गोल्ड ईटीएफ में एक आउटफ्लो भी रहा, स्पेशली मई के महीने में लगभग 610 करोड़ रुपए का आउटफ्लो रहा है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि मई 2025 के बाद मई 2026 में हमने इतना बड़ा आउटफ्लो होते हुए देखा है। अब इसके पीछे का हम रीजन क्या माने? प्रॉफिट बुकिंग करना लोगों को इस वक्त क्यों जरूरी लग रहा है? अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि पेशेंस टेस्ट हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे पंकज जी बता रहे थे कि पिछले कैलेंडर ईयर में गोल्ड और सिल्वर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। गोल्ड करीबन 3 गुना हुआ और सिल्वर करीबन 4 गुना हुआ, वहाँ से ऑब्वियसली करेक्शन भी हुआ है। अभी काफ़ी जो इन्फ्लो स्मिता जी आया है ईटीएफ्स में और इंडेक्स फंड्स में, वो आया था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 में। हर महीने 30 से 40 हज़ार करोड़ का इन्फ्लो हो रहा था रिटर्न बनने के बाद में। तो जब गोल्ड ऑलरेडी 3 गुना बढ़ चुका था, सिल्वर 4 गुना बढ़ चुका था, उसके बाद में आप समझिए लाख करोड़ का इन्फ्लो हो गया।
म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड के ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में। अब सितंबर या अक्टूबर 2025 से आज तक देखेंगे तो ब्रॉडली सोने का भाव और चांदी का भाव वहीं का वहीं है। ब्रॉडली किसी का भी रिटर्न नहीं बना है। तो ये सारा पैसा जो रिटर्न आने के बाद में इन हुआ फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, वो पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दे रहे, तो वो कैपिटल पेशेंस थोड़ा सा लोगों का लूज हो रहा है और वो कैपिटल वापस से निकल के शायद दूसरे एसेट्स में जा रहा होगा। तो बेसिकली जो रीजन है, एक इनफ्लो कम हो गया, सेकेंडली कुछ इन्वेस्टर्स का अगर पेशेंस टेस्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा रिडेम्पशन भी हो रहा है। तो ये कारण है। चलिए, ये भी हमने समझ लिया। अब ये जो 2-3 रीजंस हुए हैं पंकज जी, अब क्योंकि बड़ी एएमसीज जब इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो उसके डिटेल में कोई नहीं जाता, पहली हेडलाइन ही लोग पढ़ के बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये गोल्ड ईटीएफ में क्यों इन्होंने कहा कि अब इतना निवेश आप नहीं कर सकते हो। बाद में लोग देखते हैं कि उसकी लिमिट कितनी उन्होंने रखी है। सो अब ऐसे सिनेरियो में बड़े सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, खास करके जो इसमें भी इन्वेस्टेड होंगे, इन दोनों ही एएमसीज में, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त और बाकी निवेशकों को भी क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तो सिर्फ ईटीएफ पर ही लिमिट लगाई है, उन्होंने तो अभी तक एफओएफ पर नहीं लगाई है। एचडीएफसी फंड ने जरूर एफओएफ पर भी लिमिट लगाई है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप रिडेम्पशन तो कर ही सकते हैं। अगर आपको करना है वो भी आसान है। आपको यदि आप एसआईपी चल रही है वो भी आपकी चलती रहेगी, उसमें भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप नए निवेशक हो या पुराने हो, किसी भी तरह से आपको रिडेम्पशन के बारे में घबराना नहीं है। आप नया निवेश कर रहे हैं उस पर नहीं घबराना है जब तक कि 10 लाख की लिमिट नहीं है। दूसरी बात एक और ऐड करूंगा स्मिता जी, आपने भी कहा था कि हो सकता है कि छोटी एएमसीज भी फॉलो कर लें, पर पहली बात तो यह है कि सबके पास फंड का साइज उतना बड़ा नहीं है कि वो एकदम रोक लगा देंगे, तो शायद वो नहीं होगा। दूसरी बात, निवेशकों को हम अगेन कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं और अखिल जी भी यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, इस वक्त पर जिस तरह का सिचुएशन है कि फॉरेन करेंसी अपनी नहीं जानी चाहिए बाहर, उस हिसाब से बात करते हैं, तो आपको देश हित में सोना ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए। पर अगर हम ये बात करें लोग घबराते हैं, उन्हें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत तरीके हैं। आप यदि बोल रहे हैं कि 10 लाख की लिमिट है और हर एएमसी भी 10 लाख की लिमिट लगा देती है और आपको 10 लाख ही करना है, 10 लाख से ऊपर करना है, तो डिवाइड करके भी कर सकते हो आप। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर हम तो ये कह रहे हैं कि करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी फंड हाउस ने ये नहीं सोचा है कि ज़्यादा निवेश आएगा तो उससे कोई उनको नुकसान होने वाला है। निवेशकों का, क्योंकि इस वक्त पर जो परचेज प्राइस है वो भी बढ़ गया है, शायद वो भी उनके हित में ही है अगर वो नहीं करेंगे, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी एसआईपी चल रही है, चलती रहेगी, और आपको रिडीम करना है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बिल्कुल। अब मुझे अखिल जी आपसे जानना है कि स्पेसिफिकली जिसने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसे निवेशकों के लिए आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा एडवाइस रहेगा कि आप अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। अगर आपने एसेट एलोकेशन को माइंड में रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में 5, 10, 15, 20% अगर गोल्ड उसके हिसाब से खरीदा था, तो आप वो अब अपने पास रखिए उसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ओवर एलोकेशन किया है, तो आप थोड़ा सा बेच भी सकते हैं, उसको रीबैलेंस भी कर सकते हैं। बट कोई भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज 2 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा सीलिंग लगाई है। आप अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, और एसेट एलोकेशन जब अपने करते हैं तो आपको सब प्रकार के एसेट्स कुछ प्रपोर्शन में अपने पास में रखने चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म को अगर आप माइंड में रखें तो थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, थोड़ा बहुत इक्विटी, थोड़ा डेट, तो सारे एसेट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। और ये अगर आपने किया हुआ है और उसके हिसाब से आपने पिछले कुछ महीनों में, सालों में अगर गोल्ड खरीदा था, तो जैसा है वैसा उसको खरीद के रखिए। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको बेचना है और कल के कल कुछ सोने में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है या सिल्वर में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे पंकज जी भी आपको समझा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, करोड़ों में जो इन्वेस्ट करते हैं, उस परचेज को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, कोई बैन नहीं है, कुछ भी पैनिक नहीं है, और किसी को भी किसी प्रकार से इस चीज में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों ने ये बात समझा दी कम से कम दर्शकों को कि गोल्ड में फिलहाल आपको किसी तरीके की पैनिक की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपको कैसे रखनी है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं, गोल्ड ईटीएफ में, एफओएफ में, तो फिलहाल आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल चतुर्वेदी और साथ ही पंकज मटवाल दोनों लगातार मौजूद हैं। अब पंकज जी, आपके पास मैं आती हूँ कि हमने स्ट्रैटेजी वगैरह सब अच्छे से जान ली। स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं, मैं ये कहूँगी कि हमने ये अच्छे से जान लिया कि जो फिलहाल मौजूदा 2 सिचुएशंस देखी, उससे घबराना नहीं है, चाहे वो रिडम्पशन हो या फिर रिस्ट्रिक्शंस हो बड़े एएमसीज का। अब यहाँ से क्या आप ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग अब तक जिस तरीके का पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का, खास करके हमने जो पिछले दिनों देखा था, एक अलग तरीके की वो रैली, लोगों को लग रहा था 100% पोर्टफोलियो गोल्ड में हो ही जाना चाहिए, तो अब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी किस तरीके की उन्हें रखनी चाहिए? देखिए, रिसेंसी बायस या फोमो ये तो बिल्कुल गलत होते ही है इन्वेस्टमेंट में। आपने देखा कि आपने पहले इन्वेस्ट किया नहीं जब सही समय था, और जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया तब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही देखा जाता है कि जिस चीज़ में रैली होती है तो आप अक्सर देखते हैं निवेशक ज़्यादा निवेश वहाँ करते हैं, तो ये तो गलत ही होता है। तो हम जो बात कहते हैं हमेशा कि आपके टोटल जो पोर्टफोलियो का साइज़ है उसका 10 से 15% गोल्ड में एलोकेट होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको मेंटेन करना चाहिए। उस तरह का एलोकेशन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिल्कुल रहिए। और यदि आपके पास पहले से ज़्यादा था या आपने अच्छा किया कि सही समय पर ज़्यादा निवेश कर लिया था और प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए। अभी मई में भी जो बात हो रही थी कि मई में आउटफ्लो, मेरे हिसाब से वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग का ही कारण था कि लोगों ने पैसा बनाया, प्रॉफिट बुक किया, और इसकी वजह से हमने आउटफ्लो देखा। तो प्रॉफिट बुक करना तो बनता ही है, पर अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में 10-15% ही आपका एलोकेशन है गोल्ड में, तो बने रहिए। और मैं फिर रिपीट कर दूं, बिल्कुल भी ये शो हम कर रहे हैं ना, तो कई बार लोग सोचकर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि बात बहुत हो रही है तो कुछ होने ही वाला है। तो आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आईसीसी प्रूडेंशियल ने सिर्फ ईटीएफ पर लिमिट लगाई है, फंड ऑफ फंड में उनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे चल रहा था चलता रहेगा, चाहे 10 लाख के ऊपर भी है एज ऑफ नाउ। सिर्फ एचडीएफसी की लिमिट जो है फंड ऑफ फंड पर, उस पर 10 लाख की लिमिट है। तो इसके लिए वो सिर्फ ऑपरेशनल रीजन से लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए है। आप बिल्कुल उससे घबराएं नहीं। और ये बिल्कुल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, लिमिट में निवेश करना वो बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल फोमो और रिसेंसी बायस के चक्कर में ज्यादा निवेश ना करें, बस इस बात का ख्याल रखें। ओके। एंड अखिल जी, आपको अभी फिलहाल कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड में अट्रैक्टिव दिख रहा है? मतलब ईटीएफ, एफओएफ, या फिर गोल्ड फंड्स, या फिर एसजीबी सेकेंडरी मार्केट में? स्मिता जी, मैं आपके शो में सॉरी अनिल सिंह जी के शो में कुछ दिन पहले फिरोज अजीज जी आए थे आनंद राठी से, और आई थिंक उनने जो पिच दी थी कि इस समय में एक्चुअली वो तो एनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को अपना सोना थोड़ा कम करने के लिए, वो तो बिकवा रहे हैं सोना, राइट, और उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल गया। तो मैं थोड़ा बहुत उनके कैंप में हूँ। देखिए, इंडियन हाउस होल्ड में आप देखे जाए, आपके घर में, मेरे घर में, और सब हमारे सब जो फेलो इंडियंस है, सबके घर में जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, उसके पास में भी गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो हर फैमिली में गोल्ड बहुत मात्रा में होती है, राइट। तो अगर आपके घर में ज्वेलरी के फॉर्मेट में या सोने के जो ब्रिक्स होते हैं वो सब फॉर्मेट्स में, जो भी आपने फिजिकल फॉर्मेट में अगर गोल्ड खरीदा हुआ है और वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो आपको देन आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में और नया गोल्ड लेने की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं। आपको ये देखना चाहिए एक पेपर पर लिख के कि आपके पास में अगर 10 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है और उसमें आपके पास में 5-6 लाख रुपए का गोल्ड ऑलरेडी है, तो आपको और 10-20% गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वो फिजिकल गोल्ड को भी थोड़ा सा बेच दो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, राइट। तो मैं उस कैंप में हूँ कि अगर आपके पास में ऑलरेडी सोना है, कोई भी फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में सोना है, तो फिर आपका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो लार्जली इक्विटी और कैश के बीच में स्प्लिट होना चाहिए। जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है आज की तारीख में, और उसके कारण गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए, सेंट्रल बैंकर्स भी काफ़ी गोल्ड खरीद रहे थे, उसके कारण गोल्ड में काफ़ी बड़ी रैली आ गई। तो यहाँ से इंक्रीमेंटली मेरे हिसाब से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे तो इंडियन इक्विटीज में ज़्यादा लगती है रादर देन गोल्ड। तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में अगर आपके पास में फिजिकल गोल्ड कम है तो 10-15% जैसे पंकज जी ने बताया, उससे ज़्यादा गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आज के समय पर अगर आपको कॉल लेना है कि कौन से एसेट क्लास में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 1.5 साल से हमारे स्टॉक मार्केट्स में इतना करेक्शन हुआ है कि यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है
कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ कुछ मतलब आपने जो खरीद लिया रख लीजिए। इमीडिएटली आपको इमीडिएटली अगर गोल्ड खरीदना है तो आप साल भर बाद 2 साल बाद खरीदेंगे तो भी कोई मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से कोई प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। अल्बाइट मेरे हिसाब से इक्विटी ज़्यादा अच्छा करेगा। तो बिल्कुल। अगर आप इक्विटी में अंडर एलोकेटेड है तो वहाँ एलोकेशन बढ़ा लीजिए। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया नहीं एलोकेशन में। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अखिल एक बात जो ये मानती हूँ वो ये कि मुझे लगता है सिर्फ देश ही नहीं बल्कि परिवार भी कहीं ना कहीं सेफ हेवन मानते हैं उस गोल्ड को, और वो गोल्ड इसीलिए पैसों से ज़्यादा घर में इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारतीय परिवारों में जब भी कोई इस तरीके की उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि घर में गोल्ड है, और गोल्ड है तो हमारा अभी काम चल सकता है। और ये बड़ा ही हम कह सकते हैं हमने फिल्मों के जरिए या लोगों के जीवन के जरिए इसको देखा भी है कि लोग इस तरीके से करते हैं। शायद वो सेफ हेवन का ट्रांजैक्शन इतने सालों से होता है कि वो हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस, हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि इनबिल्ट हो चुका है। तो बड़ा मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना, लेकिन हाँ जरूरी है कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में तो जीना चाहिए। और फिलहाल जो प्रैक्टिकल चीजें वो ये मांगती हैं कि गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट। स्मिता जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सोना आप रखिए, लेकिन आपके पास टोटल सोना कितना है, फिजिकल प्लस इन फाइनेंशियल एसेट, दोनों फॉर्मेट में आप देखिए कि गोल्ड में आपका अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर वो दोनों मिला के अगर 50, 60, 70, 80% तक है तो आपके पास बहुत प्रोटेक्शन है। हाँ, तो लेकिन आप इंडियन फैमिली में जो उनके यहाँ फिजिकल गोल्ड पड़ा है उसको वो पोर्टफोलियो में कंसीडर नहीं करते कई बार, कई घरों में। बट करना चाहिए ना, करना चाहिए, वही तो बता रहा हूं, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। अब पंकज जी, अब आपसे भी मेरा इसी तरीके से सवाल रहेगा कि गोल्ड सेफ हेवन है, ये सोचकर जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या उनको अपनी ये सोच, जैसा अखिल जी इस पर बता रहे थे, बदलने की जरूरत है? देखिए, अखिल जी ने जो कहा बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से, और ये बिल्कुल एक सच्चाई है। ये कोई नहीं कह रहा है कि आपके पास गोल्ड नहीं होना चाहिए। हम हमेशा देखिए, आपके शो पे कितनी बार बात होती है एसेट एलोकेशन की, तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, सब कुछ होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त पर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या फिर एलोकेशन बहुत ज्यादा है तो क्या उसे कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी चीज हो, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। तो अगर इस वक्त महंगा हो गया है तो ये बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं कि आप नया गोल्ड मत खरीदिए, और आपके पास पहले से ज्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और अगर वो एलोकेशन आपका 10-15% है पूरा मिलाकर, फिजिकल गोल्ड और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर ईटीएफ के रूप में या म्यूचुअल फंड के रूप में, तो भी आप 10, 15, 20% से ऊपर मत रखिए। सिर्फ ये सलाह है, बाकी ये कोई नहीं कह रहा है कि आप गोल्ड में बिल्कुल निकल जाइए। ये सेफ हेवन है, बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ एक डिस्क्लेमर भी है मेरी तरफ से कि आप दोनों ही ये मत समझ लीजिएगा कि मैं महिला एंकर हूँ इसलिए मेरा गोल्ड से इतना प्रेम है इसलिए मैं ऐसे डिफेंस कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर गोल्ड को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है और यही माना जाता है कि उन्हें सबसे ज्यादा गोल्ड पसंद है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों ने ये समझाया। जो महिला होती हैं वो रिस्क मैनेजर होती हैं, तो आप लोग अच्छा है, आप लोग गोल्ड एक्यूमुलेट करते हो। बिल्कुल। अब वो कर लिया तो फिर हमको इक्विटी और बाकी सारी चीजें करने दो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। अखिल सर, थैंक यू सो मच। पंकज जी, हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।